काश गोरापन आपके हाथ में होता, आप एक लेवल बढ़ाते थोड़े और गोरे हो जाते। थोड़ा वक्त लगेगा पर चेहरा चमक उठेगा। क्या सच में सबको पता है कि पहले काजल की स्किन ऐसी डार्क हुआ करती थी और वो एकदम से कई शेड लाइट होगी। और काजल क्या, प्रियंका चोपड़ा, शिल्पा शेट्टी, दीपिका पादुकोण, विपाशा बासु, इन सब की स्किन पहले कुछ सालों में कई शेड वाइट हो गई। एंड देन वी हैव सेलिब्रिटी प्रियंका चोपड़ा जो पहले डार्क हुआ करती थी और फिर फेयर हुई, अब बॉलीवुड में जाने के बाद वापस से अपने नेचुरल स्किन कलर पे आ गई। सो आखिर कैसे ये सेलिब्रिटीज ऑलमोस्ट ओवर द नाइट वाइट हो जाते हैं? क्योंकि आज से कुछ साल पहले जब एक गोरी खान नाम की मॉडल खुद शिल्पा शेट्टी के ब्यूटी स्पा में गई और इसने वहां पर एक महंगी स्किन वाइटनिंग ट्रीटमेंट करवाई तो गोरा होना तो छोड़ो, इसकी स्किन पील होने लगी, झुर्रियां पड़ने लगी, इसके पूरे चेहरे पर बड़े बड़े डार्क्स पड़ने लगे। और ये सिर्फ कोई अकलौता केस नहीं है, कई सारी लड़कियों ने जब स्लेव के जैसे दिखने के लिए स्किन वाइटनिंग की तो कईयों के चेहरे पर ऐसे येलोइश ब्राउन धब्बे पड़ गए जिन्हें ओक्रोनोसिस कहते हैं। कुछ के स्किन में रेडनेस, इरिटेशन, इचिंग, रैशेस, स्वेलिंग, ऐसे कई सारे साइड इफेक्ट देखने को मिले। और अब 2020 में इलाज की वजह से एक लड़की को दिल का दौरा पड़ा जिसकी वजह से इसकी फौरी मौत हो गई। द क्वेश्चन स्टिल रिमेन सेम कि आखिर ये सेलिब्रिटीज एग्जैक्टली ऐसा क्या अलग करते हैं कि वो रातों रात फेयर हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई आम आदमी भी यही काम करता है तो उससे खतरनाक साइड इफेक्ट देखने को क्यों मिलते हैं? सो इन सेलेब के पास तो फेम है, पैसा है, सब कुछ तो है, इन स्किन को वाइट कराने का इतना अप्रिसिएशन क्यों है? क्या साइंटिफिकली फेयर स्किन ज्यादा अट्रैक्टिव होता है? प्लस आपको भी ये पता है हम सभी होमोसेपियंस ओरिजिनली अफ्रीका में इवॉल्व हुए हैं, वहीं से माइग्रेट करके हम पूरी दुनिया भर में फैले। तो अलग अलग मुल्कों के लोग एक दूसरे से इतना अलग क्यों दिखते हैं? और पाकिस्तान की बात अगर मैं करूं तो पाकिस्तान में हम सभी पाकिस्तानी ही तो है ना, जो कि एक ही मुल्क में रहते हैं। तो हम में भी कुछ एकदम फेयर स्किन वाले तो कुछ एकदम डार्क स्किन वाले, इतना बड़ा वेरिएशन कैसे? आप बोलोगे कि साउथ पाकिस्तानी इक्वेटर के पास रहते हैं इसलिए वो डार्क हैं और नॉर्थ पाकिस्तानी इससे दूर रहते हैं इसलिए फेयर हैं। लेकिन फिर अगर साउथ पाकिस्तानी अपने 3-4 जनरेशंस नॉर्थ पाकिस्तान या यूरोप में गुजारेंगे तो क्या वो भी फेयर हो जाएंगे? डिसाइड मुल्क की बात तो छोड़ो, एक स्टेट के अंदर ही हम देख लेते हैं कि हमारे कुछ दोस्त धूप में बहुत जल्दी टैन हो जाते हैं मगर कुछ दोस्त बिल्कुल भी धूप में टैन नहीं होते। सो ऐसा क्यों होता है? इन्हीं सभी सवालों के जवाब के लिए कोई इंसान आखिर डार्क या फेयर होता ही क्यों है, हम जानेंगे बेसिक ऑफ स्किन कलर। इस मैप को जरा ध्यान से देखें, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि इक्वेटर के पास रहने वाले लोगों की स्किन सबसे ज्यादा डार्केस्ट शेड की होती है और जैसे जैसे हम इसे दूर चले जाते हैं स्किन कलर फेयर होने लगता है। ये इसीलिए होता है क्योंकि हमारी स्किन, हमारे हेयर फॉलिकल्स, आंखों का आरएस और इवन इनर एयर, यस हमारे कान की अंदरूनी लाइनिंग भी एक स्पेशल टाइप के सेल जनरेट करती है कॉल्ड मेलानोसाइट्स। और ये सेल्स बेसिकली 2 टाइप्स कलर के पिगमेंट बनाते हैं। हमारे जिस्म में यूजुअली यूमेलानिन और फियोमेलानिन दोनों ही प्रेजेंट होते हैं और इन दोनों का रेशियो हमारी स्किन के कलर को डिसाइड करता है। यानी कि अगर किसी का स्किन डार्क है तो वो इसीलिए क्योंकि इसके शरीर में यूमेलानिन की तादाद ज्यादा है, और अगर कोई फेयर है तो वो इसीलिए क्योंकि इसके शरीर में फियोमेलानिन की तादाद ज्यादा है। पर अब सवाल यहाँ पर आता है कि आखिर 2 तरह के मेलानिन पिगमेंट्स की जरूरत ही क्या? और इससे भी बड़ा सवाल कि मेलानिन पिगमेंट आखिर इंसानों में इवॉल्व ही क्यों हुआ और आज हमें इसके इतने वेरिएशंस क्यों देखने को? वेल इसके पीछे की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है और आज हम बात करेंगे कि वो कौन से एग्जैक्ट ट्रीटमेंट है जिसकी मदद से सेलिब्रिटी ओवर द नाइट वाइट हो जाते हैं। इन ट्रीटमेंट्स का खर्चा कितना आता है, प्रोसीजर क्या है और साइड इफेक्ट क्या होता है? लेकिन पहले हम समझ लेते हैं कि स्किन कलर के पीछे की हिस्ट्री और ह्यूमन एवोल्यूशन को। सो आज से करीबन 1.2 मिलियन साल पहले हमारे इंसेस्टर फरी हुआ करते थे, पर जैसे जैसे अफ्रीका घने जंगलों से खुले ग्रासलैंड में बदला और हमारे पूर्वज यानी हमारे अबोजाद को अब शिकार के पीछे दौड़ने की जरूरत पड़ने लगी तो एक मसला पेश आया कि अफ्रीका जैसे इक्वेटर में फर के साथ दौड़ना मतलब ऐसा था मानो मोटा स्वेटर पहनकर हम सिंध की गर्मी में दौड़ रहे हैं। ऊपर से फर की वजह से हम स्वेट भी नहीं कर पा रहे और इसीलिए अल्टीमेटली हमारे पूर्वजों का फर धीरे धीरे करके शेड होने लगा। ऑब्वियसली ऐसा नहीं था कि जस्ट बिकॉज हमारे पूर्वजों को फर की जरूरत नहीं इसलिए वो फर झड़ने लगे। जिस तरह से अगर आज मुझे उड़ने की ख्वाहिश होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पंख निकल कर आ जाए। एवोल्यूशन नेचुरल सिलेक्शन के तरीके पर काम करता है। सो अनफॉर्चुनेटली बिना फर के इनकी प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ गई। फर के ना रहने से स्किन का यूवी प्रोटेक्शन चला
गया और अब हमारे शरीर को डेस्परेटली एक नेचुरल स्किन सकरिंग की जरूरत थी, बिकॉज यूवी रेस अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन बहुत ही हार्मफुल होते हैं और बस इसी पॉइंट पर एवोल्यूशन हुआ है यू मेलानिन का, जिसका डार्क कलर सूरज की हार्मफुल यूवी रेडिएशन को काफी स्ट्रांगली ब्लॉक कर सकता था और ये बेसिकली एक फिजिकल बैरियर की तरह काम करने लग गया था, जो यूवी रेस को स्कैटर करके रिफ्लेक्ट कर देता ताकि वो स्किन की डीपर लेयर तक पेनिट्रेट ना करें और डीएनए को डैमेज करके कैंसर जैसी बीमारियां न काज कर पाए। मतलब एक तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पर टेक्निकली यू मेलानिन की वजह से हमारे फर का रोल अब हमारे स्किन ने ले लिया था और इसीलिए अफ्रीका पर जन्म लेने वाले वो पहली होमो सेपियंस की नस्ल दे वर ऑल डार्क। और इसके बाद आज से करीबन 1 लाख BC के इस पास हमारे पूर्वज शिकार की तलाश में पहली बार अफ्रीका से बाहर वांडर करने लगे और ऊपर मिडिल ईस्ट से होते हुए यूरोप और एशिया की तरफ माइग्रेट करने लगे। अब ऐसे में बेसिकली इक्वेटर से दूर पोल्स की तरफ जाने की वजह से यूवी रेडिएशन की मात्रा ड्रॉप हो रही थी, बट इन अर्लियर होमो सेपियंस का कलर तो अब भी डार्क था, सो इन्हें यू मेलानिन की कोई जरूरत नहीं थी। इनफैक्ट न्यूली फाउंड रीजन में तो यू मेलानिन उल्टा यूवी रेस को कंप्लीटली ब्लॉक कर रहा था, जिस वजह से एक कैस्केड ऑफ अलग प्रॉब्लम ही ट्रिगर हो रहे थे। बेसिकली यूवी रेस की मदद से हमारा जिस्म विटामिन डी प्रोड्यूस करता है, यही विटामिन डी कैल्शियम अब्सॉर्ब में मदद करता है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि देयर इज नो यूवी लाइट और इसीलिए नो विटामिन डी, इसलिए हद से ज्यादा कमजोर बोन्स। इनफैक्ट आज भी हम देखेंगे कि यूरोप में जो व्हाइट लोग हैं जिन्हें रेशियन कॉकेशियन कहा जाता है, इनकी बोन डेंसिटी अफ्रीकन के मुकाबले में काफी कम होती है और इसीलिए इनमें आपको बोन फ्रैक्चर्स और ऑस्टियोपोरोसिस जैसे ब्रिटल वीक बोन के केसेस ज्यादा देखने को मिलेंगे। सो टू टैकल दिस प्रॉब्लम हमारे पूर्वजों में फिर से एक बार इवोल्यूशन हुआ, एक लाइटर पिगमेंट का जन्म हुआ कॉल्ड फियोमेलानिन, जिस वजह से हमें एटलीस्ट इतनी यूवी लाइट तो मिल पा रही थी जितनी विटामिन डी प्रोड्यूस करने के लिए जरूरी थी। सो इसीलिए मेलानिन के रेशियो की वजह से ही पोल्स की तरफ स्किन लाइटर होती चली जाती है और इक्वेटर के करीब डार्कर, और स्पेसिफिकली पाकिस्तानी का स्किन टोन तो ब्राउन होता है क्योंकि वो इक्वेटर के करीब आते हैं। लेकिन यार ब्राउन कलर में भी तो खुद कितना वेरिएशन है, किसी का स्किन टोन एकदम लाइट ब्राउन होता है तो किसी का डार्क ब्राउन, आखिर ये कैसे? ये देखो किसी भी स्किन पर यूवी रेडिएशन का असर क्या होता है, इसे ध्यान में रखते हुए एक अमेरिकन डर्माटोलॉजिस्ट थॉमसन फिट्जपैट्रिक ने एक स्केल डेवलप किया, द फिट्जपैट्रिक स्केल। इस स्केल के हिसाब से स्किन के 6 टाइप्स होते हैं। टाइप 1 स्किन, ये वही स्किन है जिसे हम बिल्कुल पेल वाइट कहते हैं, एकदम फेयर, जो कभी भी टैन नहीं होती, सिर्फ बर्न होती है, जो यूजुअली नॉर्दर्न यूरोप, स्कैंडिनेविया और ब्रिटिश आयरलैंड में पाया जाता है। टाइप 2 स्किन, स्टिल वाइट बट डार्कर देन वाइट स्किन, जो हल्का सा टैन होता है बट जनरली बर्न हो जाता है धूप में। ये स्किन सेंट्रल यूरोप, नॉर्दर्न अमेरिका और मंगोलियन प्लेन्स में देखा जाता है। टाइप 3 स्किन, गोल्डन हनी या येलोइश वाली स्किन, जो यूनिफॉर्मली टैन होती है और कभी कभी बर्न भी होती है। ये कलर यूजुअली साउदर्न यूरोपियंस और एशियंस में देखने को मिलता है। टाइप 4 स्किन, मॉडरेट ब्राउन या ओली स्किन, जो धीरे धीरे टैन होता है और रेयरली बर्न होता है। ये स्किन टाइप जनरली मेडिटेरियन रीजन, पार्ट्स ऑफ एशिया और लैटिन अमेरिका में देखने को मिलता है। टाइप 5 स्किन, ब्राउन स्किन, जो फौरन टैन हो जाती है और कभी बर्न नहीं होती। ये स्किन कलर मोस्टली सेंट्रल अफ्रीका और साउथ इंडिया और मिडिल ईस्ट के कुछ पार्ट्स पाया जाता है। टाइप 6 स्किन, डार्केस्ट ब्राउन टू ब्लैक स्किन कलर, जो स्किन टाइप हमेशा टैन होती है लेकिन कभी भी बर्न नहीं होती। ये स्किन टाइप सब सहारन अफ्रीका में पाया जाता है। यानी इन शॉर्ट इस स्केल में लोगों की स्किन शेड्स को टाइप 1 से टाइप 6 तक ऐसे 6 शेड में कैटेगराइज किया गया और इसमें टाइप 1 से टाइप 6 तक जाते जाते यू मेलानिन का रेशियो बढ़ता चला जाता है और फियोमेलानिन ग्रेजुअली ड्रॉप करता चला जाता है और इसी वजह से लोगों में अलग अलग तरह के स्किन कलर्स देखने को मिलते हैं। जिनमें फियोमेलानिन ज्यादा होता है वो फेयर होते हैं और इनकी स्किन भी सनलाइट में फौरन बर्न हो जाती है, ना कि टैन होती है, और इसीलिए आपको स्किन में यूजुअली बर्न स्पॉट या फ्रिंकल्स दिखेंगे। और जिनमें यू मेलानिन ज्यादा होता है वो डार्क होते हैं, बहुत ही जल्दी टैन हो जाते हैं। लेकिन देखो स्किन कलर ना हार्ट की तरह एक पॉलीजेनिक ट्रेड है, यानी मल्टीपल जीन इसे कंट्रोल करते हैं। और दूसरी बात
स्किन कलर काफी आउटर फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है, जैसे जियोग्राफिकल लोकेशन, इंटेंसिटी ऑफ यूवी रेज और यहाँ तक कि हमारा खान पान भी। बट मेलेनिन का कंसंट्रेशन और दोनों का रेशियो इस सबसे मेजर फैक्टर होता है और इसीलिए फिट्जपैट्रिक स्केल मेजरली इसे ही कंसीडर करती है। तो अगर हम 24/7 एक अंधेरे वाले रूम में एसी लगा कर रहे हैं या फिर हम यूरोप शिफ्ट हो जाए तो क्या हमारी स्किन भी इनकी तरह व्हाइट हो जाएगी? वेल, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि व्हाइट मोस्टली कॉकेशियन रेस को बिलोंग करते हैं, जिस वजह से ये पहले ही जेनेटिकली प्री डिटरमाइंड होता है, क्योंकि इनके कॉकेशियन इंसेस्टर का स्किन कलर लाइट था। बट पाकिस्तानीज के केस में पाकिस्तानी एक एडमिक्सचर है कॉकेशियन और ऑस्ट्रेलोजाइड का, जो कि ओरिजिनली इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहा करते थे और इनका कलर हिस्टोरिकली डार्क हुआ करता था। तो इस वजह से एक पाकिस्तानी स्किन यूरोप में जाके टी10 हो सकती है, मे बी 1-2 शेड फेयर भी हो सकती है, लेकिन वो कॉकेशियन जैसी व्हाइट नहीं हो सकती। मेलेनिन का कंसंट्रेशन और रेशियो जेनेटिकली ही प्री डिटरमाइंड होता है और पाकिस्तानीज में अगर आप देखोगे तो स्लाइटली येलो से लेकर डार्क ब्राउन तक के स्किन का कलर आपको मिल जाएगा, क्योंकि यही स्किन कलर पाकिस्तान के इन्वायरमेंट के हिसाब से अडॉप्ट हुए हैं। और हाँ, ये नॉर्थ वर्सेस साउथ पाकिस्तान का एक अलग ही डिबेट है, क्योंकि इनमें कलर के अलावा और भी कई डिफरेंस हैं, स्पेशली रेशनल डिफरेंस, क्योंकि पाकिस्तान के अलग अलग रीजन में अलग अलग रेशंस का इंटरमिक्सिंग हुआ था बिकॉज ऑफ पाकिस्तानी हिस्ट्री एंड कॉलोनियल पास्ट। इसीलिए नॉर्थ पाकिस्तानी में भी कई डार्क लोग हैं और कई सारे लोग साउथ पाकिस्तानी में भी आपको फेयर स्किन वाले मिल जाएंगे। इनफैक्ट नॉर्थ पाकिस्तानी में कॉकेजाइड एडमिक्सचर कंपैरेटिवली ज्यादा है और साउथ पाकिस्तानी में ऑस्ट्रेलोजाइड एडमिक्सचर कंपैरेटिवली ज्यादा है। इस वजह से फेशियल फीचर में भी आपको काफी डिफरेंस दिखाई देंगे, लेकिन द मेन पॉइंट इसके कोई भी अपने ओरिजिनल स्किन कलर से लाइटर नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पर ये सवाल आता है कि तो फिर ये सेलिब्रिटी रातों रात इतने शेड फेयर कैसे हो जाते हैं? वेल, इसे समझ पाने के लिए चलो थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि ये मेलेनिन बनने का प्रोसेस ही क्या होता है। तो फर्स्ट थिंग, लाइक आई सेड, मेलेनिन 2 किस्म के होते हैं, डार्कर मेलेनिन और लाइटर फियोमेलेनिन, और इन्हें मेलेनोसाइट्स नाम के स्पेशल सेल अपने अंदर बनाते हैं। पर किसी भी तरह का मेलेनिन बनने वो पूरे स्किन भर में आखिर फैलेगा कैसे? तो फॉर दिस मेलेनोसाइट अपने बनाए हुए मेलेनिन को मेलेनोसोम्स नाम के पैकेट्स में भर के बाकी सेल्स को पास ऑन करते हैं ताकि पूरा स्किन इवनली कलर हो सके। अब इस पूरे प्रोसेस में टायरोसिनेज एंजाइम का बहुत बड़ा रोल होता है और आगे आप समझोगे कि क्यों। अगर स्किन को वाइट करना है तो इस ह्यूमेलेनिन बनने के प्रोसेस को ही ब्रेक करना होगा, जिसके लिए 3 लेवल पर एक्शन लिया जा सकता है। नंबर 1, किसी तरह से ह्यूमेलेनिन के प्रोडक्शन को ही रोक दो या फिर ह्यूमेलेनिन को कम करके फियोमेलेनिन के प्रोडक्शन को बढ़ाओ। नंबर 2, मेलेनोसाइट्स यानी कि मेलेनिन प्रोड्यूस करने वाले सेल्स को ही मार दो। नंबर 3, मेलेनोसोम्स यानी कि मेलेनिन पिगमेंट के पैकेट्स को ही डिस्ट्रॉय कर दो। अब इनमें से फर्स्ट लेवल पर अगर आप एक्ट करते हैं तो आप एक टेम्परेरी वाइटनिंग इफेक्ट मिलेगा, लेकिन अगर आप सेकंड लेवल या थर्ड लेवल पर एक्ट करोगे तो यहाँ पर रिजल्ट्स कंपैरेटिवली लॉन्ग टर्म के हो जाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट लेवल पर फोकस करते हैं और समझते हैं कि स्किन वाइट एग्जैक्टली कैसे होती है। सो फर्स्ट लेवल के मेलेनिन के प्रोडक्शन के प्रोसेस को ही मैनिपुलेट करना। इसके लिए इस चार्ट को देखो, इसमें आप देख सकते हो कि ह्यूमेलेनिन और फियोमेलेनिन ये दोनों ही पिगमेंट्स एक सीरीज ऑफ रिएक्शन से बनते हैं। अब इसे देखकर घबराओ मत, इसमें मेजरली आपको सिर्फ 2 चीजों पर फोकस करना है। पहली चीज, यू कैन सी के ह्यूमेलेनिन यानी कि डार्क वाले मेलेनिन के बनने में एक टायरोसिनेज नाम के एंजाइम का बहुत यूज होता है, लेकिन यही एंजाइम लाइटर मेलेनिन यानी कि फियोमेलेनिन के बनने में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरी चीज आप देख सकते हो कि एक डोपा यानी डाइहाइड्रोक्सीफिनाइलिन नाम का मॉलिक्यूल है, वो जब टायरोसिनेज नाम के इम्यूनो एसिड के साथ जुड़ता है तो अल्टीमेटली ह्यूमेलेनिन बनता है। पर अगर इसी में टायरोसिन की जगह पर सिस्टीन नाम का इम्यूनो एसिड अटैच हो जाता है तो शरीर में ह्यूमेनिन की जगह पर फियोमेलेनिन का प्रोडक्शन होने लगता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर सिर्फ एक इम्यूनो एसिड का मॉलिक्यूल हमारे स्किन कलर का फेट डिसाइड करता है। तो अब समझते हैं कि सेलिब्रिटीज क्या करते हैं। अलग अलग कॉस्मेटिक्स इंजेक्शन और ट्रीटमेंट्स के जरिए वो सबसे पहले इन 2 प्रोसेस को आर्टिफिशियली छेड़ते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला स्किन वाइटनिंग एजेंट है ग्लूटाथायोन, जो कि सेलिब्रिटी सर्कल और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में हेवीली इस्तेमाल किया जाता है। इसके पिल्स और इंजेक्शन दोनों मिलते हैं और ये बेसिकली एक एंटीऑक्सीडेंट जो शरीर में बनने वाले फ्री रेडिकल्स के रिएक्टिव एटम्स को ट्रैप करता है। अब ये मेलेनिन के प्रोडक्शन को कैसे
स्टॉप करता है। तो इसके लिए यहाँ पर देखो ये टायरोसिनेज दिख रहा है। ये लाइक एनी अदर एंजाइम एक प्रोटीन है जो डीएनए में मौजूद जेनेटिक कोड को एक्सप्रेस होने से बनता है, और ये तभी एक्टिवेट होता है जब हमारा जिस्म इसे फ्री रेडिकल और कॉपर आयन सप्लाई करता है। तो ग्लूटाथायोन यहाँ पर क्या करता है, तो वो फ्री रेडिकल्स को ट्रैप करता है, जिससे ह्यूमेलिन का प्रोडक्शन ड्रास्टिकली ड्रॉप हो जाता है। बिसाइड ग्लूटाथायोन के साथ यूजुअली हाइड्रोक्विनोन और विटामिन ई जैसे भी एंटीऑक्सीडेंट एडमिनिस्टर किए जाते हैं ताकि ग्लूटाथायोन और भी ज्यादा पोटेंट हो जाए, और इस कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट से टायरोसिनेज एक्टिविटी और भी ज्यादा सप्रेस हो जाती है, जिससे ह्यूमेलिन क्रिएट होने का प्रोसेस ही ब्रेक हो जाता है। अब ये तो ग्लूटाथायोन का सिर्फ एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था। ग्लूटाथायोन साथ ही साथ दूसरे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से भी काम करता है। सो ग्लूटाथायोन बेसिकली 3 अमीनो एसिड ग्लूटामेट, ग्लाइसिन और सिस्टीन के कॉम्बिनेशन से बना होता है। सो बीइंग रिच सोर्स ऑफ सिस्टीन, वो फ्यूमेलानिन यानी कि लाइटर मेलानिन के प्रोडक्शन को भी बूस्ट करता है। सो इस तरह से बेसिकली वो ह्यूमेलानिन प्रोडक्शन को कम और फ्यूमेलानिन यानी कि लाइटर पिगमेंट्स के प्रोडक्शन को बढ़ाकर स्किन को एक मच लाइटर टोन दे देता है। सो अब तक आपने जाना कि कैसे कुछ एंटीऑक्सीडेंट के जरिए टायरोसिनेज एंजाइम को रोका जा सकता है। अब इसके अलावा 2 और भी तरीके हैं जिससे टायरोसिनेज एंजाइम को रोका जा सकता है, जो कि ये स्किन वाइट कराने वाले लोग इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1, मर्करी साल्ट और कोजिक एसिड का इस्तेमाल। ये दोनों चीजें कॉपर आयंस को ब्लॉक करती हैं, जो अगेन टायरोसिनेज एंजाइम के एक्टिवेशन के लिए जरूरी होता है। सो वंस अगेन कॉपर आयन के एब्सेंस में टायरोसिनेज डाउन तो मेलानिन भी डाउन। अब तीसरा मेथड है ऐसे स्किन वाइटनिंग एजेंट्स का इस्तेमाल करना जिन्हें कॉमनली रेटिनॉइड कहा जाता है। ये ड्रग क्लास तो सीधा टायरोसिनेज एंजाइम के जीन एक्सप्रेशन को ही ब्लॉक कर देती है, जिससे अगेन ह्यूमेलानिन प्रोडक्शन ड्रॉप हो जाता है। अब मोस्ट ऑफ द स्किन वाइटनिंग एजेंट्स स्किन वाइटन करने के लिए टायरोसिनेज एंजाइम को ही ब्लॉक करते हैं, लेकिन एज आई सेड अर्लियर कि स्किन वाइट कराने के और भी तरीके हैं जिसमें टायरोसिनेज एक्टिविटी को ब्लॉक किए बिना भी मेलानिन के प्रोडक्शन को रोका जा सकता है। यानी कि टायरोसिनेज एक्टिविटी को ब्लॉक करके स्किन को लाइट कराने के 2 मेजर तरीके हैं। टायरोसिनेज एंजाइम को मैनिपुलेट करके ह्यूमेलानिन प्रोडक्शन को कम कर दो, या तो सिस्टीन सप्लाई को मैनिपुलेट करके फ्यूमेलानिन के प्रोडक्शन को बढ़ा दो। रिजल्ट अच्छे होंगे बट सिर्फ टेम्परेरी होंगे, मगर जैसे ही आप इन चीजों के पिल्स या इंजेक्शन लेना बंद कर दोगे आपका ओरिजिनल कलर फिर से वापस लौटने लगेगा। और शायद सेलिब्रिटीज लाइक प्रियंका चोपड़ा के केस में भी यही हुआ होगा। तो अब सवाल आता है कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स आखिर कैसे मिलेंगे। वेल, इसके लिए कई स्लेब्स इन प्रोसीजर के साथ साथ दूसरे थोड़े सेमी परमानेंट प्रोसीजर के लिए भी पुट ऑन करते हैं, जो कि आई वुड नेवर रेकमेंड एनीवन जिसमें मेलानोसाइट्स और मेलानोसोम को ये सीधा डिस्ट्रॉय किया जाता है। कुछ केमिकल जैसे कि हाइड्रोक्विनोन, जो कि मोस्ट कॉमनली स्किन ब्लीचिंग एजेंट है, जेलिक एसिड, ये एक मेलानिन बनाने वाले मेलानोसाइट के लिए साइटोटॉक्सिक होते हैं, यानी कि मेलानिन बनाने वाले सेल को ही मार देते हैं। इन केमिकल को भी स्किन वाइटनिंग के लिए यूज किया जाता है। ये सीधा मेलानिन बनाने वाली फैक्ट्री को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और क्योंकि ये बॉडी के ही सेल को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं इसलिए ये साइटोटॉक्सिक होते हैं और आगे जाके कैंसर का काज करते हैं। सो हमने अब तक बात कर ली 2 मेथड की। नंबर 1 टायरोसिनेज, इसकी एक्टिविटी को रोकना। नंबर 2 मेलानोसाइट को ही गुल करना। और तीसरा है मेलानोसोम्स, यानी कि सिंपली मेलानिन पिगमेंट के पैकेट्स को ही डिस्ट्रॉय कर देना। इस ट्रीटमेंट को लेजर की मदद से कराया जाता है, जिसमें मेलानिन की पिगमेंट के पैकेट को छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, और फिर ये छोटे पार्टिकल या तो हमारे इम्यून सिस्टम दोबारा ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं या फिर कुछ दिनों में डेड स्किन सेल के साथ नेचुरली शेड हो जाते हैं। तो यू कैन सी कि कई सारे केमिकल और फिजिकल स्किन वाइटनिंग एजेंट्स जिनकी मदद से सेलिब्रिटीज अपने स्किन का कलर सिर्फ 1 या 2 नहीं बल्कि कई शेड वाइट कर लेते हैं, वो भी एक शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। तो अब आता है मेन सवाल, क्या ऐसे स्किन वाइटनिंग ट्रीटमेंट एक आम इंसान को भी लेना चाहिए? वेल, देखो, इसके लिए मल्टीपल चीजें मैटर करती हैं, जिसमें सबसे पहली चीज है इनका एग्जॉर्बिटेंट प्राइस। तो जो 2 सबसे इफेक्टिव और कंपैरेटिवली सेफर ट्रीटमेंट्स हैं, ग्लूटाथायोन इंजेक्शन और लेजर ट्रीटमेंट, इनमें लेजर वाइटनिंग ट्रीटमेंट के एक सेशन का कॉस्ट 4000 से 40,000 रुपये तक जाता है, और रिजल्ट के लिए एटलीस्ट 6 सेशन लगते हैं, यानी कि इन टोटल 1 से 2 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। और इसके बाद भी जो टाइम टू टाइम फॉलोअप सेशन करने पड़ेंगे, इसके लिए भी अलग चार्जेस लगते हैं। और फिर अगर बात करें ग्लूटाथायोन इंजेक्शंस की, तो इसमें डॉक्टर के हिसाब से रिकमेंडेड स्किन वाइटनिंग का डोजेज 900 मिलीग्राम का होता है, जो कि हर वीक लेना होता है। इस इंजेक्शन को भी एक ही बार में नहीं बल्कि 2-3 इंजेक्शन के स्प्लिट में लेना पड़ता है।
और ऐसा एटलीस्ट 2 से 3 हफ्तों तक कंटिन्यूसली करना पड़ता है। अब ग्लूटाथायोन के एक सिंगल इंजेक्शन की कीमत होती है करीबन 40,000 रुपये। तो अगर 3 हफ्तों के ट्रीटमेंट की कास्ट पकड़े तो कास्ट सीधा 3,60,000 रुपये तक शूट कर जाता है। लेकिन अगर आपको भी ग्लूटाथायोन के पिल्स खाने हैं तो इसमें भी 15 टैबलेट्स का एक पैकेट मिलता है और 500 मिलीग्राम ईच, और इनकी कीमत होती है करीबन 2,500 रुपये पर पैकेट। अब क्योंकि इंजेक्शन से कम इफेक्टिव होते हैं तो अगर जनरल गाइडलाइंस फॉलो करें तो एक 50 किलो के इंसान को रोजाना 2 टैबलेट्स खाने पड़ेंगे, और इसके बाद भी अब्जॉर्प्शन इतना नहीं हो पाएगा जितना इंजेक्शन से होता है। यानी कि टैबलेट्स लेकर भी आराम से कास्टिंग 30 से 60,000 तक चली जाएगी, और इंजेक्शन जैसे रिजल्ट मिलेंगे नहीं वो भी गारंटी नहीं है। एज आई सेड अर्लियर कि ये ट्रीटमेंट पूरी तरह से परमानेंट नहीं है, डिपेंडेंट अपॉन योर स्किन टाइप एंड कलर। आपको ये ट्रीटमेंट हर कुछ महीनों के इंटरवल पर रिपीट मोड पर कराते रहना पड़ेगा। खैर, प्राइस के अलावा दूसरा मेजर फैक्टर जो आपको सीरियसली कंसिडर करना चाहिए वो है साइड इफ़ेक्ट्स, जो कई बार पेशेंट से छुपाए जाते हैं। एज स्किन वाइटनिंग से स्किन में स्कार, इन्फेक्शन, इन सब का भारी खतरा रहता है, और कई केसेस में ऐसा भी हुआ है कि स्किन हद से ज़्यादा लाइट हो गई हो, इवन काजिंग ल्यूकोडर्मा। ग्लूटाथायोन की बात करें तो अभी फरवरी 2020 में फिलीपींस के एक सिपा में एक शायरील जी डिस्टोर नाम की औरत हार्ट अटैक से मर गई। अब आपको याद होगा कि हमने डिस्कस किया था कि ग्लूटाथायोन फ्री रेडिकल्स को ट्रैप करता है, लेकिन यही फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी में टॉक्सिन को एलिमिनेट करने का काम करते हैं। प्लस इसके अलावा हमारे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस जैसे कि हार्ट की रिदम मेंटेन करने का काम भी करते हैं, और इसीलिए शायरील के केस में इनकी डेथ हुई कार्डियक अरिथमिया की वजह से। यानी सिंपल पुट ऑन कि हार्ट का रिदम ही बिगड़ गया, जिस वजह से इन्हें हार्ट अटैक हो गया। ग्लूटाथायोन के इंट्रावेनस इंजेक्शन को स्किन वाइटनिंग पर्पस के लिए यूज़ करने से FDA ने मना कर रखा है। FDA बैन कर चुका है क्योंकि इसे रैशेज, स्टीव जॉनसन सिंड्रोम, टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस ऐसे कई खतरनाक साइड इफेक्ट देखने को मिले हैं। लेकिन यही बात हाइड्रोक्विनोन की, जो कि एक स्किन ब्लीचिंग और ग्लूटाथायोन इंजेक्शन में भी यूज़ होता है, तो इस केमिकल के लॉन्ग टर्म यूज से ओक्रोनिस हो सकता है, जो कि कॉस्मेटिकली काफ़ी डिसफिगरिंग होता है। लेकिन मेन प्रॉब्लम हाइड्रोक्विनोन, जैसे मैंने कहा, मेलानोसाइट के लिए एक साइटोटॉक्सिक होता है। सो ये केमिकल एक पोटेंशियल कार्सिनोजेन है जो अगेन FDA से बैंड है, यानी इसके यूज से भी वर्स्ट केसेस में कैंसर भी हो सकता है। फिर अगर बात करें मर्करी साल्ट और कोजिक एसिड की, तो यार मर्करी साल्ट ये ऑलमोस्ट बॉर्डरलाइन पॉइजन है। हमने चार्ट में देखा था कि ये दोनों कॉपर आयंस को ब्लॉक करके यूमेलानिन की प्रोडक्शन को रोकते हैं, लेकिन आई थिंक ये मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है कि ये मर्करी लिटरली पॉइजन है, एक टॉक्सिक हैवी मेटल है जिसका 0.001 mg डोज भी मर्करी पॉइजनिंग और मिनामाटा जैसी डिजीज खतरनाक इफेक्ट्स दिखाने के लिए काफ़ी होता है। और फाइनली बात रही कोजिक एसिड की, तो इसके साइड इफेक्ट्स इतने सीरियस नहीं है, लेकिन फिर भी इसका कॉमन साइड इफेक्ट है कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस, यानी कि स्किन में ऐसे ब्लिस्टर का बनना। प्लस भूलो मत, पाकिस्तान में फेक कॉस्मेटिक्स ड्रग का भी एक पूरा नेक्सस चलता है, और नतीजा ये है कि आपको ऐसे कितने ही सारे केस मिल जाएंगे कि लोग स्किन वाइटनिंग के लिए जाते हैं लेकिन उल्टा इनकी स्किन बर्न हो जाती है, डार्क हो जाती है, हाइपर पिगमेंटेशन, रैशेज, पिंपल होने लगते हैं, एंड वर्स्ट केसेस में तो हाँ, जैसे हमने देखा, ओवरडोज या लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से कैंसर और डेथ भी हो सकती है। और ये सब रिस्क किस लिए? लिटरली एक साइंटिफिक क्लेम या एविडेंस नहीं कि लाइटर स्किन ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। ये तो सिर्फ और सिर्फ हमारा कॉलोनियल पास्ट है जिसने हमारे बिलीव, हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में ये बात क्रिएट कर दी कि मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक, फ्रेंच से लेकर पोर्चुगीज तक, जिसने भी हम पर राज किया, इनका स्किन टोन हमेशा हमसे फेयर था, और इसीलिए हमने लाइटर स्किन टोन को पावर, रॉयल्टी, हाई क्लास, एलिटिज्म से जोड़ दिया। एंड डोंट वरी, ये हर कल्चर में होता है। दुनिया के हर एक मुल्क में आपको ऐसे फीचर मिल जाएंगे जो वहाँ के कल्चर में अट्रैक्टिव माने जाते हैं, और फिर चाहे वो दुनिया के लोगों को कितना भी वियर्ड क्यों ना लगे, और फिर चाहे इनके यूनिवर्सल स्टैंडर्ड ऑफ अट्रैक्टिव का इनसे कोई भी लेना देना हो या ना हो। माइंड मार्केट कान ट्राइब का एग्जांपल ले लो, जहाँ पर लंबी गर्दन वाली औरतों को सुंदर माना जाता है, और इसीलिए वो अपने गले में ऐसे ब्रास के रिंग्स पहनते हैं सिर्फ ताकि इनकी गर्दन लंबी हो सके। देन मोशन में औरतों का ओवरवेट होना अट्रैक्टिव माना जाता है। सो वहाँ पर माँ बाप खुद जबरदस्ती अपनी बेटियों को एक दिन में 16,000 कैलोरीज खिलाते हैं ताकि इनका वेट गेन हो सके।
16,000 कैलोरीज। यार एक एवरेज इंसान सिर्फ 2,000 कैलोरीज खाता है। अब ट्राइब्स का एग्जांपल छोड़ो, साउथ कोरिया जैसे मुल्क का एग्जांपल लो। ये तो एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है ना कि दुनिया में लड़कों को मेनली ज्यादा लड़के पसंद आते हैं टॉल, डार्क, हैंडसम, और इसीलिए पाकिस्तान में भी काफी लड़कों को अब बियर्ड अनसिक्योरिटी होती है। अब एक दूसरी आर्मी देख लो, एक तरफ जहां ये पाकिस्तानीज को फेयर होना है, वहीं पर दूसरी साइड व्हाइट अमेरिकन को डार्क होना है। वहां पर तो आज एक पूरी 1.8 बिलियन डॉलर की ट्रेनिंग इंडस्ट्री खड़ी हो चुकी है, जहां पर लोग खुद से पैसे देकर केमिकल ट्रीटमेंट करवाकर ट्रेन होते हैं। 2022 के ग्लोबल सर्वे में पता चला कि हर 10 में से 8 यूरोपियंस टैन स्किन को फेयर स्किन से ज्यादा अट्रैक्टिव मानते हैं। ये कितनी बड़ी आयरनी है। ब्रिटिश तो चले गए, लेकिन इनकी सोच आज तक यहीं पर है। आज़ादी के 70 सालों बाद तक हम इतने डेंजरस केमिकल लगाकर भी किसी भी हालत में गोरा होना चाहते हैं, और वो लोग हमारी तरह डार्क या कैरामल होना चाहते हैं। इसीलिए ये पूरी की पूरी इनसिक्योरिटी सिर्फ हमारे दिमाग में है। क्योंकि जरा थोड़ा सा लॉजिकल तो सोचो, हमारा रंग हमारे लिए वो परफेक्ट यूनिक सर्वाइवर एट्रीब्यूट था जो कि हमारी ताकत बना, और आज हम जिंदा हैं। और ताकत ही तो असल सुंदरता होती है ना कि कमजोरी। लेकिन ऑफ कोर्स सोसाइटी का हमें अपने ही स्ट्रेंथ को लेकर इनसिक्योर बनाने के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ है। हमने बचपन से पिक्चर्स में देखा था कि हीरो हीरोइन हमेशा गोरे होते हैं, ज़्यादा डिज़ाइनेबल होते हैं, हमसे ज़्यादा सक्सेसफुल और पावरफुल होते हैं। और फिर हमने मैट्रिमोनियल साइट पर ऐसे ऐड देखे जहां पर इसी अपब्रिंगिंग के वजह से दुल्हे और दुल्हन की ओवर डिमांड रहती है कि हमारा पार्टनर गोरा होना चाहिए। आज तक इवन फ्रेंड सर्कल में भी आप देख सकते हैं वो डार्क स्किन का हमेशा मजाक उड़ाया जाता है, यानी किसी काले फ्रेंड को कालू या कौवे जैसा बोला जाता है। सो बेसिकली हम सब मिलकर यही सोच इंजेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तानी स्किन टोन व्हाइट स्किन टोन से इंफीरियर है। आज पाकिस्तान आज़ाद तो है, लेकिन मेंटली फिर भी हम अंग्रेजों के ही गुलाम हैं। जब तक हम अपने रंग को, अपनी इनसिक्योरिटी, अपनी इन्फीरियरिटी समझते रहेंगे, वो हमें हमेशा रोकता रहेगा। हमारे यूनिक स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूटी को दुनिया के सामने प्रोजेक्ट करने के लिए, जैसे आज साउथ कोरिया कर पा रहा है। अल्टीमेटली इट्स कॉन्फिडेंस that is supremely attractive, which only come from comfortable in your own skin, from owning your own skin color। जैसे साउथ कोरिया अपने एशियन ब्यूटी स्टैंडर्ड को लेकर दुनिया के सामने प्रोजेक्ट कर रहा है और दुनिया के कन्वेक्शन और कॉलोनियल ब्यूटी स्टैंडर्ड को चैलेंज कर रहा है, वैसे हम पाकिस्तानीज को भी करना चाहिए।